हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है ये हमारे ब्लैक बुक का B1 सेक्शन का पार्ट 2, जिसमें आज हम देखेंगे 21 से अपने 40 तक के ईडियम्स का। ठीक है, विद एग्जैक्ट मीनिंग, ओरिजिन स्टोरी कहाँ से है, कि इसका कहाँ से, इसका एकदम जैसे बोलते हैं ना कि इसका निकास कहाँ से है, कि वो जैसे क्या बोलते हैं, डेवलप कहाँ से हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो उसको देखेंगे कि ईडियम्स कहाँ से जनरेट हुआ है। ठीक है, एक विजुअल इमेज रहेगी जो ईडियम्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपको वो ईडियम्स मिलता है तो वो एकदम इमेज आपका माइंड में क्लिक करनी चाहिए, जो रिकॉल इजीली हो जाएगा आपका उसका मीनिंग। ठीक है, सबसे मेन है इसमें एसएससी एग्जामिनर का ट्रैप जो रहेगा, कि वो आपको कौन सा ट्रैप दे सकता है उसके ईडियम्स के मीनिंग का लेकर। ठीक है, वो हम पहले ही एक्सपोज करके चलेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे, जो सेंटेंसेस हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे वो एकदम रियल लाइफ होंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए सेशन को। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो आपको करनी है, लाइक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला ईडियम है वो है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी हैसियत से बाहर अपनी क्षमता से ज्यादा खाना काम उठाना। ठीक है, कि टू टेक वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन मैनेज, यानी जैसे खाने का इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में ले जाना, यानी जो जब मुंह में ले जाते हैं खाने का इतना बड़ा टुकड़ा ले लें तो उसको निगलना भी नामुमकिन हो जाए। तो इस तरह रियल लाइफ में जब अपनी औकात या कैपेसिटी या टाइम से ज्यादा बड़ा काम या जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेना, या उसको जैसे हम उसको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, उसी को बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। यानी ठीक है, बाई promising to finish the entire project alone in just 2 days. Rowan has written of more than one he can chew. ठीक है, ट्रैप क्या हो जाएगा जो एग्जामिनर आपको इसमें ट्रैप दे सकता है, कि जैसे इसका करेक्ट मीनिंग होता है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद। ठीक है, और ट्रैप क्या हो जाएगा कि जो एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि टू ईट ग्रीडली, टू हैव ए प्रॉब्लम विद द टीथ, या टू ईट ए लार्ज मील। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है इसमें अपना ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी असहज परिस्थिति जहां व्यक्ति अजनबी महसूस करे। ए पर्सन इन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट वेयर दे फील ऑकवर्ड, यानी असहज परिस्थिति जहां व्यक्ति एकदम अजनबी जैसा महसूस करता है। जैसे एक मछली होती है, अगर उसको पानी से निकाल दे जाए तो वो एकदम बाहर पानी से आके कैसे फड़फड़ाती है, जैसे वो कुछ उसका जो एनवायरनमेंट है वो उसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, वो एकदम ऑकवर्ड फील करती है। ऐसी एक सिचुएशन, जैसे आप लोग किसी शादी पार्टी में जाते हो जहां आप किसी को नहीं जानते लेकिन आपको जाना पड़ता है मजबूरी में, तो वहां पे कैसा फील करते हो, क्योंकि आप वहां किसी को जानते नहीं हो तो वहां आप ऑकवर्ड फील करते हो ना। तो उसी को बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। यहाँ भी आप भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ किसी को नहीं जानते, एकदम अकेला अकेला फील करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, आउट ऑफ प्लेस जो महसूस होता है उसे बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, एट द हाई सोसाइटी पार्टी राहुल लेफ्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर बिकॉज ही डिडंट नो एनीवन। ठीक है, ट्रैप क्या हो जाएगा कि इन एन अनकंफर्टेबल और अनफेमिलियर सिचुएशन तो हो जाएगी ए फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, जो ट्रैप हो जाएगा टू डाई ऑफ थ्रस्ट, या ए पर्सन हु लव स्विमिंग। नेक्स्ट है इसमें ईडियम बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट। ठीक है, जहाँ हॉर्न जिसे बोलते हैं, कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी खुद से अपनी गुणगान करने वाला। कि टू टॉक प्राउडली अबाउट वंस अचीवमेंट। ठीक है, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जैसे या बादशाह के आने पर उनके आगे ना एक तुरई बोलते हैं इसको, जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं तुरई, जो ट्रम्पेट बोलते हैं। ठीक है, बजाकर उनकी शान दिखाई जाती थी। पर जो खुद को अपने खुद ही अपने बारे में बोलने लगे, अपनी तारीफ करने लगे, बड़ाई करने लगे, उसको बोलते हैं कि बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी खुद ही तारीफ कर लेना। कि जैसे जब कोई व्यक्ति अपनी अचीवमेंट, सक्सेस या जो क्वालिटीज की तारीफ बार बार खुद ही करता है तो उसे हम्बल नहीं बाकी ओवर कॉन्फिडेंट या बोस्टफुल समझने लगते हैं। ठीक है, ये इडियम सेल्फ प्रेज और अननेसेसरी सेल्फ प्रमोशन को दिखाता है। इसी सिचुएशन के लिए बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट यूज किया जाता है। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, करेक्ट तो है टू प्रेज वन सेल्फ। ट्रैप हो जाएगा इसमें टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी लाउडली। नेक्स्ट है अपना इडियम एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, है ना, जैसे फौरन बिना फल गवाए तुरंत, यानी जो इमीडिएटली विदाउट और हेजिटेशन जो एक साथ काम होता है उसी को बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। यानी जैसे पुराने जमाने में क्या होता है, जो इसका ओरिजिन है कि पुराने जमाने में किसी रेस या फाइट को स्टार्ट करने के लिए जो सिग्नल दिया जाता था कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तब वो वहां अपनी जो हेड थी या जो टोपी होती है उसको गिराकर इंडिकेट किया जाता था कि ठीक है अभी एकदम साथ के साथ एकदम फौरन इसको स्टार्ट करो, इस तरह से। या किसी काम को बिना किसी देरी, बिना सोचे समझे या बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कर देना ही इस ईडियम का मीनिंग है। चाहे वो हेल्प करना हो, डिसीजन लेना हो, या किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करना हो, ये ईडियम तुरंत और बिना डिले एक्शन को दिखाता है। ठीक है,
सी इज ऑलवेज रेडली टू हेल्प हर फ्रेंड एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट। ट्रैप क्या हो जाएगा, इंस्टेंटली विदाउट एनी डिले, और टू ड्रॉप समथिंग वैल्यूएबल टू बियर ए कॉस्टली हेट। तो जिन साथियों ने हमारा ब्लैक बुक A1 का जो सेक्शन नहीं किया है, जैसे जिसमें 2 of 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो एसएससी में रिसेंटली पूछे गए, तो और जिनको भी साथियों को ये कंप्लीट करना है अपना एग्जाम से पहले, वो ये सीरीज जाके अपना चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईडियम है मेरा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बीती बातों पर व्यर्थ पछताना। टू वेस्ट टाइम बीइंग अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपन, ठीक है। कि एक बार दूध उबलकर या बर्तन से गिरकर स्पील फैल जाए तो उसे रोने से वापस नहीं आएगा, तो रोने से फिर क्या ही फायदा है, वो वाला इसका है, ठीक है। कि जब कोई गलती, नुकसान या मौका हाथ से निकल जाता है और उसके बाद उसी बात पर बार बार दुख ही होना या पछतावा करना, ठीक है, तो वो होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो ये इडियम हमें नेगेटिव सोच छोड़कर आगे बदलने, यानी आगे बढ़ने और बदलने का सीख देता है, ठीक है, यानी मूव ऑन करने का। तो इसका जो, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। यू फेल्ड बिकॉज यू डिडंट स्टडी, नाउ देयर इज नो पॉइंट टू क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा, टू वेस्ट फूड और मिल्क, टू क्राई लाउडली फॉर अटेंशन। नेक्स्ट ईडियम है हमारा फ्लॉग, यानी ए डेड हॉर्स, या और बीट ए डेड हॉर्स, यानी व्यर्थ प्रयास करना। टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग दैट कैन नॉट सक्सीड, ये जैसे एक मरा हुआ घोड़ा है तो उस पे कितना भी, जो फ्लॉग बोलते हैं, चाबुक को बोलते हैं, जो घोड़े को मारा जाता है रेस के टाइम पे, आप उस पे कितना भी चाबुक मार लो, अब वो उठकर ना तो दौड़ेगा नहीं, ना आपको रेस जिताएगा, ठीक है। तो उस पे बेमतलब का अपना गुस्सा दिखाना या चाबुक मारना उसी तरह निरर्थक प्रयास है, जिस तरह से कोई भी इंसान ऐसा अपना करता जाए, ऐसा कोई कर्म या काम कर रहा है कि जिसका कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला हो, ठीक है। तो उससे को बोलते हैं फ्लॉग अ डेड हॉर्स, यानी उससे कोई अब नतीजा नहीं निकलने वाला, उसका कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है। जब हम किसी ऐसे काम या सिचुएशन पर टाइम, एनर्जी और मेहनत लगाते रहते हैं जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने का असंभव हो, यानी संभावना ही ना हो, तो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज बर्बाद कर दें, तो ये इडियम यूजलेस और होपलेस एफर्ट्स को दर्शाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू चेंज हिज डिसीजन इज लाइक फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, तो वो ट्रैप हो जाएगा। टू फॉर्चर एन एनिमल, टू राइड ए हॉर्स वेरी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी जो बोलने वाले की जो होते हैं लोग, उनके पास एक कला होती है, उसी को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द बैग। एबिलिटी टू स्पीक परसुएसिवली एंड एलोक्वेंटली, ठीक है, जब बोलने की कला में जो माहिर होता है। एक गैब शब्द का मतलब होता है बातचीत, यानी जो आयरलैंड का जो ब्लेरनी कैस्टल में एक पत्थर है, माना जाता है कि अगर उसको कोई किस करता है यानी चूमता है, तो वहां से एक आपके अंदर एक स्किल डेवलप होती है, जो उसे बोलने की, एक स्पीच देने की, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो लोग बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं और इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी बात असरदार तरीके से रख सकते हैं, उनकी इस एबिलिटी को ही गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं। ये ईडियम्स किसी कम्युनिकेशन स्किल, एलोक्वेंस और परसुएशंस पावर को शो करता है, ठीक है। तो बीइंग ए सक्सेसफुल लॉयर रिक्वायर्स यू टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी ये ट्रैप क्या हो जाएगा, टू रिसीव ए कॉस्टली गिफ्ट, टू बी वेरी साइलेंट। नेक्स्ट है अपना इसमें टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, आंख मूंद कर विश्वास न करना। टू बी स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, नॉट टू नॉट फुली बिलीव इट, यानी आंख मूंद कर विश्वास ना करना, यानी संदेह के साथ सारी चीजें करना लेकिन मान लेना, ठीक है। पुराने टाइम में माना जाता था कि अगर किसी ने जहर खा लिया हो तो थोड़ा सा नमक ने जो सॉल्ट है वो खाने से उसका असर कम हो जाता है, वैसे ही किसी की बात में थोड़ा सा नमक लगाकर सुनो, यानी 100% सच नहीं माननी है। इससे ये होता है ना कि कोई बात सुनने के बाद उसे तुरंत 100% सच ना माने, पहले उसकी सच्चाई को परखें, सोच समझ कर डिसीजन लें। जब हम किसी बात को थोड़े डाउट के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं कि टेक विद अ पिंच, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि आई टेक ऑल हिज बोस्टिंग स्टोरीज विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ट्रैप क्या हो जाएगा इसमें, कि टू ऐड सॉल्ट टू फूड, टू डिसलाइक अ पर्सन। नेक्स्ट है अपना ब्रेक अलग, यानी ब्रेक अ लेग, ठीक है। तो शुभकामना देना, मंच पर जाने से पहले जो दी जाने वाली जो बधाई होती है उसे बोलते हैं ब्रेक अ लेग, यानी यूज टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस, यानी मंच पर जाने से पहले जो दी जाने वाली जो बधाई होती है उसे ब्रेक अ लेग बोलते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो हम देख लेते हैं, एक बार स्टोरी कहते हैं। जो थिएटर और स्टेज एक्टर के बीच एक पुराना अंधविश्वास था कि अगर किसी की परफॉर्मर को
किसी परफॉर्मर को स्टेज पर जाने से पहले गुड लक बोला जाए तो उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, एक उसका उल्टा बोलते थे कि ब्रेक अ लेग, यानी बोलते थे इसके असली मतलब टांग तोड़ना नहीं बल्कि परफॉर्मर को गुड लक विश करना होता है। धीरे ये फ्रेज दुनिया भर के थिएटर और परफॉर्मेंस कल्चर का फेमस ईडियम बन गया। ठीक है, तो आज भी अगर आप देखेंगे थिएटर, डांस, म्यूजिक, डिबेट या किसी भी परफॉर्मेंस से पहले लोग ब्रेक अ लेग बोलकर गुड लक विश करते हैं। इसका मतलब कभी भी सच में चोट लगाना नहीं होता है बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ किसी को एकदम ऐसे शुभकामनाएं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा यू आर गोइंग ऑन स्टेज नाउ ब्रेक अ लेग। ठीक है, ट्रैप क्या हो जाएगा, टू इंजरी समवन, मीट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट ईडियम है अपना कट कॉर्नर्स, यानी सस्ता जुगाड़ करना, गुणवत्ता से समझौता करना। टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और चीपेस्ट वे, यानी रास्ते पर गाड़ी चलाकर मोड़ से घूमने के बजाय सीधे खेत या ग्रास जो घास होती है कि उन जो फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उनके कोने से निकालने से टाइम और फ्यूल बचता है लेकिन एक्सीडेंट या नुकसान का रिस्क रहता है। यानी पैसे टाइम बचाने के लिए क्वालिटी से समझौता करना, उसको बोलते हैं कट कॉर्नर्स। ठीक है, जैसे आपने देखा हुआ कई जगह के लोग एकदम अच्छे रास्ते को चूज ना करके शॉर्टकट के चक्कर में एकदम बेकार रास्ते पर अपनी गाड़ियां ऐसे चलना पसंद करते हैं। जब वो अपना टाइम बचाते हैं लेकिन अपना जो उनकी क्वालिटी है वो सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं गाड़ी वगैरह की। ठीक है, कि जब हम किसी काम को जल्दी या सस्ते में खत्म करने के चक्कर में जरूरी स्टेप्स, क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं तो उस कट कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में फायदा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान या सीरियस प्रॉब्लम दे सकता है। तो ट्रैप क्या हो जाएगा कि टू कट पेपर इनटू शेप्स टू ड्राइव वेरी फास्ट अराउंड बैंड्स। तो अगर किसी साथी को अपना जैसे टॉप जो 100 सिनोनियम एंटोनियम जो एसएससी में पूछे गए हैं वो कंप्लीट करने हैं तो वो C1 सेक्शन हमारा दे सकता है एक ही वीडियो में। ठीक है, और अगर सीरीज में देखना है तो वो सीरीज में भी देख सकता है, हमने इसकी सीरीज भी पूरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें ईडियम हमारा 11th आवर, यानी अंतिम क्षण एन वक्त पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, बाइबल की एक कहानी के अनुसार दिन के 12 घंटों में से जो 11वां घंटा होता है, जो 11th आवर पर काम करके जो मजदूर होता है उसे पूरी बराबर की मजदूरी मिलती है। ठीक है, यहाँ 11th आवर का अर्थ था बिल्कुल आखिरी मौके पर किसी काम का होना। इसी कहानी से ये इडियम फेमस हुआ और आज इसका यूज किसी भी काम के लास्ट पॉसिबल मोमेंट को बताने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे आप अगर आप देखें तो जैसे कोई व्यक्ति है किसी काम को बिल्कुल एंड टाइम पे, यानी जिसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे वो उसने काम किया है तो उसी को बोलते हैं जो डेडलाइन होती है उसके बिल्कुल पास में। जैसे इसका असाइनमेंट सबमिशन का टाइम था 12 बजे का, लेकिन इसने क्या किया कि बिल्कुल 2 4 5 मिनट पहले ही इसने आके जो लास्ट था जैसे 1 मिनट बचा है तो 1 मिनट पहले आके उसने वो सबमिशन किया है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे 11th आवर, जो बिल्कुल लास्ट का पल होता है किसी भी डेडलाइन के लिए। द स्टूडेंट सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। ट्रैप क्या हो जाएगा, लेट एट नाइट या 11th o'clock। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हैव एन एक्स टू ग्रैंड, यानी अपना उल्लू सीधा करना है, स्वार्थ निकालना। हैव ए हिडन सेल्फिश मोटिव, यानी जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक मशहूर कहानी के अनुसार एक चालाक लड़का एक ब्लैक स्मिथ, यानी जो लोहार बोलते हैं ब्लैक स्मिथ को, उसके पास गया और उसकी बहुत तारीफ करने लगा। धीरे धीरे उसने लोहार को मना लिया कि वो उसकी कुल्हाड़ी यानी जो एक्स है वो बिना पैसे लिए ग्रेंड तेज कर दे, धार लगा दे। लड़के की तारीफ की असली मकसद सिर्फ काम करना निकलवाना था। ठीक है, अपना इसी से बना हैव एन एक्स टू ग्रेंड। ठीक है, ईडियम है जिसका मतलब होता है कि किसी को हिडन सेल्फ मोटिव या अपना फायदा निकालना, कि जब कोई व्यक्ति दिखावा करता है, ठीक है, मीठी बातें करना, सपोर्ट दिखाना, असल में वो अपना फायदा एक निकालना चाहता है तो उसी को बोलते हैं हैव एन एक्स टू ग्रेन। ठीक है, तो ये जो अपना ईडियम है ये दिखाता है एकदम सेल्फिश मोटिव। ठीक है, ही इज सपोर्टिंग यू ओनली बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्रेन। तो इसमें जो ट्रैप हो जाएगा वो होगा टू फाइट विद एन एक्स, टू शार्पन ए वेपन, टू अटैक। तो नेक्स्ट ईडियम है अपना स्मेल रेट, यानी दाल में कुछ काला होना, शक करना, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग और डिसऑनेस्ट। यानी कुत्ता बिल्ली जब घर में होते तो उनको ना चूहे की एकदम स्मेल आ जाती है दूर से। ठीक है, तो जिस तरह से उनको ये आभास हो जाता है कि वहाँ कुछ चूहा है घर पे या कुछ है, ठीक है, उसी प्रकार जब हम किसी सिचुएशन या इंसान या ऐसी किसी बात का हमें गड़बड़ लगता है तो उसी को बोलते हैं कि यहाँ का जरूर कोई डिसऑनेस्ट है या गड़बड़ है, तो उसको बोलते हैं स्मेलर रेट। ठीक है, कि जब हम किसी बात, व्यक्ति या सिचुएशन में कुछ गलत, सैडी या डिसऑनेस्ट लगता है और हमें शक होता है कि इसके पीछे कोई छुपा मोटिव या ट्रिक हो सकती है, तो हम कहते हैं कि स्मेलर रेट। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि सावधान रहना चाहिए।
ठीक है। ट्रैप हो जाएगा टू स्मॉल डेड एनिमल टू कैच अ रैट, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसेट। नेक्स्ट ईडियम है अपना इन हॉट वाटर, यानी मुसीबत में फंसना, परेशानी में होना। इन ए सिचुएशन वेयर यू आर लाइकली टू बी पनिश्ड और क्रिटिसाइज। पुराने जमाने में जब कोई चोर या दुश्मन घर में घुसने की कोशिश करता था तो उनके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी यानी हॉट वाटर जो होता है उसे फेंकते थे। यानी गर्म पानी में होना मतलब सेवर ट्रेवल में होना, ठीक है। इसी प्रकार जब कोई गलती करता है और उसे डांट या सजा या पनिशमेंट मिलने की संभावना होती है तो हम कहते हैं इन हॉट वाटर। जब कोई व्यक्ति कोई गलती करता है या किसी ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसे डांट मिलती है या क्रिटिसाइज करते हैं लोग, तो उसको जो है एकदम उसे बोलते हैं कि वो परेशानी में है, मुसीबत में आ गया, कि इन हॉट वाटर है, ठीक है। तो ही गॉट इनटू हॉट वाटर विद हिज बॉस फॉर कमिंग लेट कंसिस्टेंटली। ट्रैप क्या हो जाएगा? बाथिंग इन वाटर, वार्म वाटर, या कुकिंग समथिंग। नेक्स्ट है अपना रीड बिटवीन द लाइंस, छिपा हुआ अर्थ समझना, इशारों को समझना, टू अंडरस्टैंड द रियल और हिडन मीनिंग बिहाइंड व्हाट इज सेड। ठीक है। पुराने जमाने में गुप्त संदेश यानी जो सीक्रेट मैसेज भेजे जाते थे, जो बिल्कुल ऐसे होते थे कि किसी पेज पे लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज लाइनें लिखी गई हैं, लेकिन उनके बीच में एक इनविजिबल इंक यूज होती थी जो उसको छुपा देती थी, ठीक है। उसको देखने के लिए अलग या तो कोई लेंस यूज किया जाता था या फिर किसी तरह का केमिकल, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो जो छिपा हुआ अर्थ समझते हैं उसे जो इशारे होते हैं कि रीड बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, ठीक है, उन्हें समझना है। तो जब हम किसी बात, लिखे हुए शब्दों या किसी सिचुएशन के पीछे छिपे असली मतलब या इरादे को, संकेत को समझें तो उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। जैसे आपने बहुत सारे साथियों ने अभी एक मूवी देखी होगी धुरंधर, जिसमें जो होता है रणवीर सिंह, वो एकदम एक ऐसी डायरी लिखता है जिसमें वो सारे अपने पाकिस्तान के जो होते हैं कि कोड्स वगैरह या जो यहाँ की खुफिया जानकारी होती है उसको एक डायरी में लिखता है, जो इनविजिबल इंक होती है, जिसे वो किसी एक ऐसी उस पे केमिकल डालता है तब वो दिखती है, ठीक है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि वो उसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। सो एग्जांपल हो जाएगा इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ हिज लेटर ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर हेल्प। तो ट्रैप क्या हो जाएगा कि टू रीड अ बुक वेरी फास्ट, टू स्कीप रीडिंग सम लाइंस। नेक्स्ट ईडियम है सी आई टू आई, यानी पूरी तरह सहमत होना, टू एग्री कंप्लीटली विद समवन अबाउट समथिंग। जब दो लोग आमने सामने आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, ठीक है। उनके बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, वो सीधे एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हम अगर स्कूल टाइम पे देखें या अभी भी देखते हैं, जैसे कॉलेज में होंगे बहुत सारे साथी, तो क्या होता है कि जब हम क्लास में होते हैं तो जैसे कोई प्लान बनाते हैं तो आंखों आंखों में इशारे करके हम सहमति अपने देते हैं दोस्त को, ठीक है, कि हमें अगर कोई कांड करना है, जैसे क्लास बंक करनी है या कुछ भी, तो क्या करते हैं दो दोस्त अगर टीचर के सामने तेज तो बात करेंगे नहीं, अगर वो दो अलग सीट पे भी बैठे हैं तो वो ऐसे एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारे करके अपनी सहमति देते हैं, उसी को बोलते हैं सी आई टू आई, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा कि माई ब्रदर एंड आई रियरली सी आई टू आई ऑन पॉलिटिकल इश्यूज। रैप हो जाएगा कि टू स्टेयर एंग्रीली एट समवन टू हैव गुड आई साइट। नेक्स्ट ईडियम है थ्रो थिक एंड थिन, यानी सुख दुख में हर हाल में साथ होना। इन ऑल सर्कमस्टांसेस बोथ गुड एंड बैड, यानी पुराने जमाने में एक जैसे घने जंगल में जो बोल सकते हैं कि थिक फॉरेस्ट और खुले मैदान यानी थिन फॉरेस्ट, दोनों रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। तो दो दोस्त होता था वो हर जगह हमारा साथ देता है, मतलब जैसे थिक जंगल में भी देगा और थिन जंगल में भी देगा, ठीक है। दोनों जगह जो हमारे साथ रहे दोस्त, उसको बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। यानी सुविधा या असुविधा, अच्छे दिन हो या बुरे, जब हर हाल में साथ दे उसे कहते हैं थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है। जैसे आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दोस्त होगा जो आज आपके टाइम पे, आपके स्ट्रगल के टाइम में आपके साथ है, जो इंसान आपके आज इस टाइम में साथ है, और जो आप जब कामयाब हो जाओगे, जब आपके पास आपकी ड्रीम जॉब होगी, जब भी जो आपके साथ होगा तो उसको बोलेंगे कि सुख दुख में साथ है ये हमारे, मतलब थ्रो थिक एंड थिन। यानी जो मेरे बुरे वक्त में भी था, स्ट्रगल के टाइम पे भी था, आज जब मैं कामयाब हो गया हूं, तब भी वो मेरे साथ है। मतलब ऐसा दोस्त या ऐसा इंसान अगर आपके पास है साथी हो तो उससे खोना मत, ठीक है। अगर कोई आज आपको इस टाइम पे हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो आने वाले टाइम में उसको वो सब देना जो वो डिजर्व करता है, ठीक है। तो एग्जांपल हो जाएगा ए ट्रू फ्रेंड सपोर्ट्स यू थ्रू थिक एंड थिन। ट्रैप हो जाएगा पासिंग थ्रू थिन एंड थिक ऑब्जेक्ट्स बिकमिंग फैट एंड थिन। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवल और थ्रो अप इन द स्पॉन्ज, यानी हथियार डाल देना, हार मान लेना। टू एक्सेप्ट दैट यू हैव बीन बीटन, यानी जैसे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ कि जैसे बॉक्सिंग मैच में जब किसी बॉक्सर का जैसे ट्रेनर कोच देखता है कि उसका खिलाड़ी अब पूरी तरह से पिट रहा है यानी और नहीं पिट सकता,
तो वो रिंग में क्या करता है, जो स्वेट यानी जो यहाँ ब्लड पहुंचने वाली टॉवल होती है, तौलिया होती है, उसको वो एकदम उसमें रिंग वो उसमें डाल देता है कि अब हमने सरेंडर कर दिया, हार मान ली, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि हार मानना, यानी थ्रो इन द टॉवल, यानी उसने टॉवल फेंकी और हार मान ली। तो उसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति समझ लेता है कि अब और प्रयास करना बेकार है, या प्रतियोगिता जो कंपटीशन है वो हार चुका है, तो वो हार मान लेता है या सरेंडर कर देता है। तो इसी स्थिति को बोलते हैं थ्रो इन द टॉवल या थ्रो अप द स्पॉन्ज। आफ्टर ट्राइंग टू सॉल्व द पजल फॉर आवर्स ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल। ट्रैप क्या हो जाएगा, टू क्लीन द फ्लोर विद अ टॉवल, टू गेट एंग्री एंड थ्रो थिंग्स। नेक्स्ट है अपना इसमें लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी आकाश पाताल एक कर देना, यानी कोई कसर ना छोड़ना किसी काम को करने में, अपनी पूरी जी जान लगा देना। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड समथिंग और अचीव समथिंग, ठीक है। क्या एक ग्रीक पौराणिक कहानी के अनुसार एक राजा ने अपना बहुमूल्य खजाना जो था कहीं छुपा दिया, तो उस खजाने को ढूंढने के लिए उसके सिपाहियों ने पूरे मैदान में खोज की और एक एक पत्थर को अनटर्न, यानी पूरे पत्थरों को एकदम उलट पुलट कर दिया और उनको खजाना मिल गया। तो वहीं से ये इडियम क्रिएट हुआ कि लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी एक भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा जिसको ना पलटा हो। कि जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने में, किसी चीज को ढूंढने या किसी समस्या को हल निकालने में पूरी जान लगा देता है, मेहनत लगा देता है, बहुत संभव कोशिश करता है, तो उसी को बोलते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सभी साथी क्या अपनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा दे रहे हैं एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए, कि कोई कसर नहीं छोड़ा, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न। द पुलिस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू कैच द क्रिमिनल। तो ट्रैप हो जाएगा कि टू कलेक्ट यूनिक स्टोन्स टू बिल्ड ए स्टोन वॉल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना ईडियम ए डाइम ए डजन, ठीक है। कौड़ियों के भाव बहुत सस्ता है, आसानी से, मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू, ठीक है। जैसे 1800 जो शताब्दी थी उसमें अमेरिका में एक डैम, यानी जो 10 सेंट्स होते हैं उसे एक डैम बोलते थे। एक उसमें क्या है ना, इतने में 10 सेंट्स में एक डजन, यानी डजन यानी दर्जन, 12 एग यानी अंडे या एप्पल सेब मिल जाते थे, क्योंकि वो इतने सस्ते थे कि इसीलिए जो चीज आम और सस्ती हो चुकी होती है ना, उसे बोलते हैं ए डैम ए डजन, यानी जो कौड़ियों के भाव चीजें होती हैं। जब कोई चीज बहुत आम, हर जगह मिलने वाली और ज्यादा कीमती ना हो, तो हम कहते हैं कि वह एक डैम ए डजन है, यानी बहुत सस्ती है, कौड़ियों के दाम वाली है, यानी उसकी वैल्यू बहुत कम है और इजीली अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा कि इन दिस मार्केट सच पेन्स आर ए डैम ऑफ डजन, डैम ए डजन। ट्रैप क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी रेयर एंड एक्सपेंसिव बाइंग 12 आइटम। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे और 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो हमने ब्लैक बुक B1 सेक्शन हम देख रहे हैं। आप अपने साथियों के साथ या दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें, मुझे कमेंट की बहुत नीड है आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी सजेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।